हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज वो इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं हम बिजनेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो जो अकाउंटिंग है वो एक्चुअली एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जो कम्युनिकेट करती है अदर पार्टीज़ को बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में, बिजनेस के पोजीशन के बारे में, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो इसमें जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होता है। जैसे कि सपोज़ मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मुझे रिलायंस के अकाउंट्स में इंटरेस्ट होगा। मतलब मैं रिलायंस के प्रॉफिट्स के बारे में जानना चाहूँगा, मैं उसके लायबिलिटी के बारे में जानना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ। अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो मुझे लॉस होगा ना। तो इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स में कंपनी के। किसको जानना है? ओनर को जानना है। ओनर को क्यों जानना है? वो प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है कि उसके बिजनेस से उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। सप्लायर को जानना है, क्रेडिटर्स को। क्यों? वो उधारी पे गुड्स दे रहे हैं। अगर कल के बिजनेस बंद हो गया तो उसको पैसा तो नहीं मिलेगा, उसका पैसा डूब जाएगा। तो उसको भी जानना है कि बिजनेस समय पे उसका पैसा पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा टाइम टू टाइम। इन्वेस्टर्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया। बैंक्स नॉर्मली बिजनेसेस को लोन देती है, तो वो चेक करते हैं क्या वो रीपे कर पाएगा, वो सॉल्वेंट है कि नहीं है, वो रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देगा कि नहीं देगा। सेम इंस्टीट्यूशन भी यही करती है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ तो उसको टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए। और अदर एजेंसीज बहुत सारी है। इवन एम्प्लॉय भी आ गए। एम्प्लॉय को जानना है बिजनेस का परफॉर्मेंस सुधरा है कि नहीं सुधरा है, इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इंप्रूव हुआ है तो वो उससे कमीशन या इंसेंटिव मांग सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए वो देखते हैं हम। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भी इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वो थोड़ी रिलायबल होती है। मतलब उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी होती है प्रेजेंटेशन में। अकाउंट्स में क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी। मतलब मेरा जो अकाउंट लिखने का तरीका है और दूसरे का तरीका है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि उसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा है। तो ये यूनिफॉर्मिटी कैसे लाती है? तो इसके लिए हमारा जो ICAI है उसने बहुत सारे रूल बनाए हैं जिनको बोलते हैं AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी ये रूल फॉलो करेगा तो उसमें सब अकाउंट्स कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। फिर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अभी मेजरमेंट करने के भी रूल इसमें लिखे हुए हैं कि तुमको वैल्यूएशन कैसे करना है। जैसे कि स्टॉक है तो स्टॉक का वैल्यूएशन करने का AS2 है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ऐसे इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यूएशन करने का, उसका सेपरेट AS बनाया। तो ऐसे बहुत सारे AS बनाए हुए हैं, 1 से लेकर 32 तक ऐसे बहुत सारे AS बनाए हुए हैं। फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और जो अजम्पशंस हैं वो वैलिड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अजम्पशंस 3 ही अकाउंट में जो हम लोग मानते हैं, नहीं बोला होगा तो भी। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये अजम्पशंस हम लोग मानेंगे, कुछ बोला नहीं है तो भी। पहला गोइंग कंसर्न, सेकंड अक्रूवल जो अभी हमने पढ़ा था, अक्रूवल बेसिस, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। कुछ नहीं बोला तो ये 3 अजम्पशन हम मान के चलेंगे। पहला, हमने जब अकाउंट लिखा था तब हमको पता था कि हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा। हमको उसको बंद करने का कोई इरादा नहीं था। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का, या फ्यूचर में भी ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि बिजनेस बंद होने वाला है, बिजनेस चलता रहेगा। कोई ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि कल मुझे बिजनेस बंद करना है, तो वो अजम्पशन होना चाहिए। कुछ नहीं बोला तो मैं क्या समझूंगा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस बंद करने का। अक्रूवल बेसिस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे जब भी पैसा मिलने वाला होगा तो एंट्री पास करेंगे। मतलब ड्यू हो गया तो एंट्री पास हो गए, खर्चे इनकर हो गए तो एंट्री पास होगी। फिर तीसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी तुम पॉलिसी फॉलो कर रहे हो ना उसको फॉलो करते जाओ, सेम पॉलिसी को बार बार कंटिन्यूस पीरियड तक, उसको बार बार चेंज मत करो। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? जैसे कि स्टॉक वैल्यूएशन का रूल AS2 में लिखा हुआ है ना, तो तुमने एक मेथड फॉलो किया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुम लोग फॉलो कर रहे हो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक मेथड का नाम है। तो ये मेथड बार बार फॉलो करते जाओ, उसको चेंज मत करो।
चेंज कब करो, जब जरूरत हो तो ही, अदरवाइज चेंज मत करो। तो चलिए वन बाय वन कुछ कॉन्सेप्ट दिए वो डिस्कस करते हैं हम। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से एग्जांपल आपको याद दिला देता हूँ। हमने मिस्टर ए का एग्जांपल लिया था और इसका एक फर्नीचर शॉप है, A1 फर्नीचर मार्ट, आपको याद रहेगा तो A1 फर्नीचर मार्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनर अलग है और उसका जो बिजनेस अलग है। भले उसका बिजनेस है, बट जब अकाउंट लिखेंगे तब हम इसको अलग मानेंगे और इसको अलग मानेंगे, मतलब दोनों एक ही इंसान नहीं है। तो जब भी हम अकाउंट लिखेंगे, किसका अकाउंट लिखना है अपने को? बिजनेस का अकाउंट लिखना है, ओनर का नहीं लिखना है। तो जब भी ओनर कुछ लेके आएगा तो हम लिखेंगे कैपिटल लाया उसने, जब भी ओनर कुछ लेके जाएगा तब हम लिखेंगे कि ड्राइंग किया उसने। तो दोनों क्या डिफरेंट पर्सन है। हमें अकाउंटिंग किसका करना है? अपने बिजनेस का करना है। ओनर का पर्सनल हिसाब नहीं करना है यहाँ पे कि ओनर ने कितने रुपए की शक्कर लाई, ओनर ने कितने रुपए का दूध लिया, जो भी उसके पर्सनल खर्चे हैं उसका बिजनेस में कोई एंट्री कर पास नहीं करनी है। हाँ, अगर वो बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है खुद के खर्चे के लिए तब हम ड्राइंग करके एंट्री करेंगे। जब भी वो बिजनेस की वजह से उसके कुछ खर्चे हो रहे हैं तो एंट्री पास होंगे, लेकिन खुद के खर्चे हैं और बिजनेस का कुछ कनेक्शन नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट अपना मनी मेजरमेंट। तो वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें मनी में मेज़र कर सकते हैं उसी की रिकॉर्डिंग होगी। जो चीज़ों को मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसका अकाउंट में कोई जगह नहीं है। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा से काम करता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं कर सकता। हाँ, एफिशिएंसी अच्छी होगी तो बिजनेस में डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, फ़ायदा अच्छा होगा, ज़्यादा काम करेगा वो, बट उसकी कोई एंट्री पास नहीं कर सकता मैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसको मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हर एक कंट्री का एक यूनिट होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं उसको। जैसे कि इंडिया का रुपी है तो हर एक कंट्री का एक अपना करेंसी होता है, तो उस करेंसी में अकाउंट लिखते हैं। जैसे कि इंडिया में हम रुपी में लिखते हैं, अगर आप अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ पे वो लोग डॉलर में लिखेंगे। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, यही मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट में आता है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स का, उन सब का एक कॉस्ट होता है। तो एसेट जो भी रिकॉर्ड होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। एसेट कौन सी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं हम बुक में? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट हिस्ट्री वर्ड से है ना, हिस्ट्री मतलब जो हो चुका है। तो ऐसा कॉस्ट जो हम हो चुका है मतलब जो कभी हुआ था खरीदने के टाइम। इन शॉर्ट, हम खरीदने के टाइम जो पैसा पे कर रहे हैं ना वो अपना होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, और उस कॉस्ट से हम एंट्री पास करते हैं। जैसे कि मैंने बिल्डिंग खरीदा सपोज 25 लैक्स का, तो मेरे लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट 25 लैक्स बन जाएगा, और उसके ऊपर मैं फिर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट का वैल्यू ना गिरता रहता है टाइम के हिसाब से, यूज़ करने के हिसाब से, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट गिरती जाती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल, आपने एक कार परचेस की तो कार का वैल्यू थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहेगा। आज सपोज 10 लैक्स की है वो, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू कम मिलेगी आपको। बेचने जाओगे तो पूरा 10 लैक्स नहीं मिलेगा, भले आप उसको यूज़ मत करो तो अभी आपको फुल 10 लैख नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू डिमिनिश होती जाएगी, गिरती जाएगी। और जब एसेट की वैल्यू गिरती है ना उसको बोलते हैं अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था ऊपर, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का एक पार्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब थ्रू आउट द लाइफ सेम पॉलिसी आपको फॉलो करनी है, उसको चेंज नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पॉलिसी कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, 3 रीज़न की वजह से आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। कभी जब लॉ ने बोला है तब, जैसे कि कंपनीज़ के लिए कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है, तो कंपनीज एक्ट ने बोला है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है तब चेंज करना पड़ेगा। थर्ड, ये चेंज करने की वजह से आपके अकाउंट्स का जो परफेक्शन है ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, मतलब ज़्यादा रिलायबल होंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, तो आप कर सकते हो। ये 3 रीज़न में लोग चेंज कर सकते हैं। एक स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ ने बोला तो, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला तो, और एक फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। यहाँ पे एग्जांपल लिया, डेप्रिसिएशन का एक मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड।
ये मेथड आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो जैसे कि एक ये मेथड आप फॉलो कर रहे हो तो आपको हर साल यही मेथड फॉलो करना है, दूसरे उस मेथड को चेंज नहीं करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के एसेट पे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि हमको जब अकाउंट्स लिखते हैं ना तो थोड़ा कॉशियस रहना है, थोड़ा सावधान रहना है, और हमको लॉसेस की एंट्री तुरंत पास करनी है, बट प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है। मतलब प्रॉफिट होने वाला है उसकी एंट्री अभी से पास नहीं करनी है। मतलब आपने एक लॉटरी खरीद ली और आप अभी से एंट्री पास कर दो कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि आपको अकाउंट्स लिखते समय जो खर्चे होने वाले हैं उनका प्रोविजन बना के रखना है, मतलब आपको उसके लिए रेडी रहना है। बट जो इनकम मिलने वाली है अभी से उसका सेलिब्रेशन नहीं करना है। वो इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो मिलना पक्का हो जाएगा या वो मिल जाएगी तब। तो वो बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। मतलब आपको सेफ रहना है थोड़ा, आपको अपनी इनकम को अननेसेसरी बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इनकम आपने बढ़ा दी तो उसके ऊपर से आप खर्चे भी ज़्यादा कर लोगे। हो सकता है उस इनकम के हिसाब से आपने क्या कर दिया, एम्प्लॉय को ज़्यादा इंसेंटिव दे दिया, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेके चली जाएगी आपसे, तो खर्चे बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, हो सकता है वो इनकम आएगी नहीं, तो आपको बिजनेस में बहुत सारा फिर लॉस हो जाएगा। तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, थोड़ा सेफ रहो, खर्चों के लिए प्रोविज़न बनाओ और इनकम को एंटिसिपेट मत करो। जब वो मिलेगी या मिलना कंफर्म हो जाएगा तो ही एंट्री पास करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि हमारा बिजनेस को बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है और हमें कोई ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बिजनेस फ्यूचर में बंद होने वाला है। हम बिजनेस को कंटिन्यूस फोर्सेबल फ्यूचर्स तक चलाते रहेंगे और ये हमारा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का पार्ट है। सेम हमने अक्रूवल भी देख लिया था स्टार्टिंग में। अक्रूवल मतलब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, वही है ये। मतलब इनकम और एक्सपेंसेस कभी रिकॉर्ड करने जब वो हो गए, चाहे कैश मिला है कि नहीं मिला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपका खर्चा हो गया आपको उसको रिकॉर्ड करना है, जैसे ही वो ड्यू हो गया आपको रिकॉर्ड करना है, इनकर हो गया वो रिकॉर्ड करना है। भले ही आपने पेमेंट आज किया है कि नहीं किया, भले ही आज आपको इनकम मिली है कि नहीं मिला, जैसे ही वो इनकम ड्यू हो गई तो आपको एंट्री पास करनी है। रियलाइजेशन क्या बोलता है कि इनकम कभी रिकॉर्ड करनी है जब वो रियलाइज्ड हो। रियलाइज्ड हो मतलब वो आपने कमा ली, मतलब ये कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। आपने अर्न कर ली या एक्रू हो गई तब आपको इसकी एंट्री पास करनी है। भले ही आपको कैश मिला है कि नहीं मिला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल दूँ, आपको एक ऑर्डर मिला, सपोज आज आपको एक ऑर्डर मिला और आप उसकी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ में कर रहे हो, अगस्त में। तो आपको जुलाई में ऑर्डर मिला और आपने ये जो डिलीवरी की अगस्त में, तो अगस्त में आपका पैसा ड्यू होगा तो आप उसकी एंट्री कब पास करोगे। ऑर्डर मिला उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ मनी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। जब ऑर्डर कंफर्म हो गया और हमने उसको गुड्स डिलीवर कर दिया और उसने कुछ पेमेंट दे दिया, सपोज 1 लाख का हमने डिलीवरी किया उसको, जुलाई में ऑर्डर आया 1 लाख का और हमने अगस्त में क्या कर दिया, उसको ना पूरा 1 लाख का डिलीवरी दे दिया, बट उसने पेमेंट कितना किया, आधा ही किया। सपोज 50,000 का कर लिया, 60 का कर लिया। तो हम जुलाई में तो ऑर्डर मिला था तो कोई एंट्री पास नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने डिलीवरी किया तो हम अगस्त में एंट्री पास कर लेंगे कि हमने 1 लाख का गुड्स बेचा, भले ही पेमेंट 60 मिला है बट हम पूरी 1 लाख से एंट्री पास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया, रियलाइज़ कर लिया, वो पैसा हमने कमा लिया, वो हमने अर्न कर लिया। तो रियलाइज़ मतलब वो हमारे पास आ गया, अचीव हो गया, अपना रिसीव हो गया या होने वाला है। दोनों कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड हो जाएंगे आपके। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल मतलब होता है डबल। अकाउंटिंग में क्या होता है, हर एक चीज़ 2 बार रिकॉर्ड होती है। हमारा जो एंट्री है ना वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। हम आगे देखेंगे कितने सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और एक होता है इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम, और उसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। मैंने एक याद रहेगा तो आपको स्टार्टिंग में एक एंट्री भी लिखी थी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू ए। तो यहाँ पे ना ये 2 बार रिकॉर्ड हो रही है। देखो, एक गुड्स में भी लिख रहा हूँ और एक ए में भी लिख रहा हूँ। एक क्रेडिट होता है बट वो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे 2 बार रिकॉर्ड हुआ, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो इसी को बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड होता है। इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी बोलते हैं और उसकी वजह से ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होता है। एक कॉन्सेप्ट इधर रिकॉर्ड होगा
और एक कहीं ना कहीं इधर या इधर रिकॉर्ड होगा, दो में से कहीं ना कहीं आएगा। जैसे कि सपोज ओनर कैश लेके आया तो एसेट बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। जब आप लोन लेते हो तो आपके पास कैश आता है, एसेट बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा। जब आपने कर्जा चुका दिया तो लायबिलिटी कम हो जाएगा, आपका कैश भी कम हो जाएगा। तो ऑलवेज ये इक्वेशन ना सेटिस्फाई होगा ऑलवेज। ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज करना मतलब बताना। अभी अकाउंट्स जो लिखते हैं हम तो प्रेजेंटेशन होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो उसके हिसाब से अपने को लिखना पड़ता है। तो डिस्क्लोज करना मतलब एक प्रॉपरली प्रेजेंट करना उसको, तो इसके लिए फॉर्मेट है तो उस फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना होता है। तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट बताती है, और एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। वो ऑलरेडी हमने देखा था आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी। अभी बेसिकली सब इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी होता है, बट अकाउंटिंग क्या बोलता है कि जो मटेरियल चीज़ें वही बताओ। मटेरियल मतलब जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना उन्हीं को बताओ, जो छोटे मोटे चीज़ें हैं ना उन सबको इग्नोर करो। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। अभी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, मतलब ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, डिफर होता है हर एक पर्सन के लिए। कोई चीज़ किसी कंपनी के लिए मटेरियल है, हो सकता है किसी कंपनी के लिए मटेरियल नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि 1 लाख का खर्चा अगर हमारी कंपनी में हुआ है तो हो सकता है वो बहुत ही मटेरियल है, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका करोड़ों रुपीज़ में टर्नओवर होता है उसके लिए 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वो खर्चा क्या है, इमटेरियल है। तो अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कंपनी के ऊपर, कोई बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी हो गई। फिर खर्चे के टाइप के ऊपर, जैसे कि 1 लाख रुपए का हमने कहीं और खर्चा किया और एक 10,000 रुपये की चोरी हुई है, तो जो थेफ्ट हुआ है, जो लॉस हुआ चोरी की वजह से, वो खर्चा भले ही छोटा है बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है कि कंपनी में बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो मटेरियलिटी समझा आपको, मतलब वो चीज़ें बतानी है जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, और जिसका यूजर्स ऑफ अकाउंट है। यूजर्स ऑफ अकाउंट कौन होते हैं, ओनर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, जो अकाउंट्स यूज कर रहे हैं अपने लिए, उनके डिसीजन पे कुछ असर पड़ता है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा तो उनके डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो होगी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। वैसे ये शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ये डेबिट साइड होती है और ये आपकी होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे सारे खर्चे लिखे होते हैं, सारे खर्चे एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे और यहाँ पे सारी इनकम आ जाएगी। ये 1 साल का बनता है, फॉर द ईयर बनता है, और हमारा साल पता है हमको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो ये साल में जो भी खर्चे हैं वो इधर लिख दो, भले ही तुमने पे किए कि नहीं किए, भले ही तुम्हारे पास पैसा गया है कि नहीं गया इस साल, बट वो खर्चा हुआ है तो रिकॉर्ड कर दो। जो तुमको आने वाली है भले ही मिली है कि नहीं मिली वो रिकॉर्ड कर दो। तो तुम्हारा जो इस पीरियड के हिसाब से तुमको रिकॉर्डिंग करनी है, तो अपने को पीरियडिकली खर्चे और तो इन शॉर्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको ये ईयर से जो मैच हो रही है ना, जैसे कि अपना ईयर 2021 है फिलहाल, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की सारे एक्सपेंस यहाँ पे आपको लिखने हैं और सारी इनकम्स यहाँ पे लिखनी है। भले ही वो इनकम आपको मिली है कि नहीं मिली, बट आपने कमा ली। भले ही एक्सपेंसेस आपका हुआ है कि नहीं हुआ, आपने वो खर्चा इनकर किया, मतलब आपका अक्रू हो गया, तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मतलब वो इसी साल का खर्चा बताना आपको। नेक्स्ट ईयर का खर्चा होगा तो वो यहाँ पे नहीं बताना है, लास्ट ईयर का खर्चा भी यहाँ पे नहीं बताना है। भले ही आपने इस साल पे किया तो इस साल के खर्चे ही इसी साल बताने हैं, वो बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो फिर अभी आपका कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।